चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लूसेंट के दूसर का पेज में। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें यहाँ किस में पढ़ रहे थे हम लोग, उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग अथर्ववेद में पढ़ रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा अथर्ववेद के आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा किस तरह। तो इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया। कहने का मतलब है कि सभा जो थी, एक समिति थी, वो किसकी पुत्री थी? प्रजापति के दो पुत्रियां थी। उसके बारे में समझाया गया है इसमें, उसके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और शाखा से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। याद रखेंगे हम लोग, साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। पूछेगा तो हम लोग यही बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को किस में बांटा गया है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में इसको क्या किया गया है? बांट दिया गया है। ठीक है, मध्यादीन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाज्यसेन संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन है? तो हम लोग देख रहे हैं, कांठक, कनिष्ठल, मैत्रियानी, तैत्तिरीय, कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन है? तो शौनक और पैपलाद। याद रखेंगे, शौनक और पैपलाद। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग थोड़ा सा नीचे को ऊपर ले जाकर देखते हैं क्या कहता है। तो नोट में दिया हुआ है, सबसे प्राचीन वेद यानी सबसे पुराना वेद, सबसे पहले का वेद कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है। ठीक है, इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। उसमें क्या मिलता है? उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक काल में समाज में रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी उसमें मिलती है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। ये वेद हो गया, ये ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ऋग्वेद में कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐत्रेय तथा कौशितकी। याद रखेंगे, ऋग्वेद में कौन कौन है? ऐत्रेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद में कौन है? तो तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद में कौन है? तो पंचविश। अथर्ववेद में कौन है? तो गोपथ। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कि इन जो ब्राह्मण ग्रंथ जो हमें मिलता है, इसमें हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। माने बिंबिसार के जो पहले घटनाएं थी उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। माने ऐत्रेय में क्या मिलता है कि राज्याभिषेक का जो नियम होता है, माने जो राजा पहली बार बनता है तो उसका राज्याभिषेक कैसे किया जाता है, उसका नियम
एतरे में दिया है और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी उसमें दिया गया है। किसमें दिया गया है? एतरे में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। सतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। सतपथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैदिक जो साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर हम लोग करते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। इसको हम लोग याद रखेंगे कि उपनिषद की संख्या कितना है। तो उपनिषद की संख्या 108 है। आप लोग बता सकते हैं कि उपनिषद की संख्या कितना है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 13 को क्या किया गया है? मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की शाब्दिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। हम लोग ये पूछेगा कि स्त्री की शाब्दिक गिरी हुई जो बातें हैं उसको किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से हम लोग को मिलती है। ठीक है, जिससे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। यानी तीसरा दोष की मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। ठीक है, शराब की भांति स्त्री को भी। ठीक है, शराब तो मुख्य दोष अइले है, शराब पीना खराब बात अइले है। आगे की ओर ध्यान देंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें कहा गया है? सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, जबलापोनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जबलो उपनिषद में मिलता है चारों आश्रमों का। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मनुस्मृति मानी जा। आगे ध्यान दीजिएगा। स्मृति में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, ये तो हम लोग जान गए। चलिए दोस्त, आगे हम लोग देखते हैं। ये मनुस्मृति जो है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का? पूछेगा मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है, तो बोलेंगे कि शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में हम लोग का जानकारी प्राप्त करता है। जो गुप्त युग का विषय है, जो बात है, वो हम लोग को जानकारी प्राप्त किससे करता है? नारद स्मृति। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन या आंसर जो भी आप लोग बना लीजिएगा इसमें से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। ठीक है, ये सभी हैं जो वेदों को समझने के लिए किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। क्या किया गया? वैदिक साहित्य जो होता है अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
श्रौतगृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्या है? उसका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है। वर्षों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। मतलब कहा गया है कि गौतम धर्मसूत्र जो है वह सबसे प्राचीन माना गया। पूछेगा कि कौन सबसे प्राचीन सूत्र है, तो याद रखेंगे गौतम धर्मसूत्र। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय इतिहास का कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमवर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या पूछेगा तो हम लोग मार देंगे कितना? 18। ठीक है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमवर्ष हर्ष है अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं और इनकी संख्या कितना है? 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है। माने वंशवाली मतलब कि वंश पर आधारित, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन और वायु पुराण कौन है? गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे की ओर देखते हैं। आगे का नोट में पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक है। पुराणों में सबसे मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर जो पुराण हैं वह सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। इसमें क्या कहा गया है कि जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी उन्हें वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का जो पाठ होता है ना, उसका पुजारी जो था वह मंदिरों में किया करता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। क्या है? अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण का भी दिया गया है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। देखिए, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी को दिखलाया गया है, उसमें वर्णन किया गया है, उसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है? जातक में बताया गया है। ठीक है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हिनायन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों का वर्णित है। मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में जीवन में क्या क्या किए थे, कहाँ कहाँ गए थे, उस सब उसमें वर्णित किया गया है, जिससे हम लोग पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखेंगे हम लोग जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। पूछेगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो हम लोग कल्प सूत्र ही मारेंगे। ठीक है। याद रखेंगे। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतों तथा अन्य समालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृतों का, माने वो भी जीवन में क्या क्या किए थे उनके बारे में जानकारी हम लोग को वहाँ से
मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो हम लोग क्या मारेंगे, चाणक्य जी को मारेंगे। इनका नाम, इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है पूछेगा तो कौटिल्य मारेंगे। मान लीजिए कौटिल्य ऑप्शन न देकर विष्णुगुप्त ऑप्शन दे देगा तो विष्णुगुप्त हम लोग मारेंगे। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। यह कितने अधिकरणों में, 15 अधिकरणों में एवं 180 परिकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या प्राप्त होती है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन सबसे पहले प्रयास किया था, कलहन किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। पूछेगा राजतरंगिणी को किसने लिखा है, तो बताएंगे हम लोग क्या मारेंगे, कलहन मारेंगे। और राजाओं की नदी इसको कहा गया है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। पूछेगा कि राजतरंगिणी में कितने सर्ग है, तो राजतरंगिणी में 8 सर्ग है। 8 सर्ग हम लोग मार देंगे। जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, जिन्हें क्या कहा गया है, तरंगों की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर शासकों का वर्णन इसी में मिल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। चचनामा यानी लेखक कौन है, अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक है। पूछेगा संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक कौन है, तो हम लोग क्या मारेंगे, अष्टाध्यायी। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिला, तो चचनामा में मिला। और किसने लिखा, तो अली अहमद साहब ने लिखा। इसके मौर्य के सबसे पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है किसमें, अष्टाध्यायी में। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछेगा किस में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग क्या मारेंगे, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से क्या पता चलता है, शुंग के इतिहास का पता हम लोग को चलता है। ठीक है, विदेशी यात्रियों से मिलने की प्रमुख जानकारी, यूनानी रोमन। ठीक है, तो यूनानी टेसियस, देखिए सबसे पहले टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। ये राजवैद्य था माने जो डॉक्टर होता है ना, उसी तरह का राजवैद्य था जो रोगियों के इलाज करने में ये सहायता करते थे, हेल्प करते थे, उसको ठीक करते थे। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब कि ये जो कहानी लिखा था, जो अपना बात लिखा था, वो उसमें इतना आश्चर्य बात लिखा है कि उसको विश्वास करना भी संभव अभी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस हेरोडोटस के बारे में तब तो समझते होंगे। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस के संबंध का वर्णन किया है। माने हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस और ईरान के संबंध का वर्णन उनमें किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में कौन कौन था, नियार्कस था, अनेसिक्रस तथा और यूबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं।
माने इस श्लोक का विश्वास करने लायक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा। हम लोग मौर्य मेगास्थनीस या यस मेगास्थनीस जो था वे सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीस क्या था? यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। ठीक है, यह क्या था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज। ठीक है, ये में मौर्य युगीन समाज को संस्कृति के विषय में लिखा है। मौर्य युग के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में अपना वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो था सीरियन नरेश जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका भी विवरण ये भी मौर्य युग के बारे में काफ़ी सारे बातों को उल्लेख किया है। ठीक है, इसका विवरण जो है मौर्य युग में के विवरण में मिलता है। ठीक है, तो अब तो ये दूसरा का चैप्टर भी आप लोग का समाप्त हो गया। अब तीसरा चैप्टर लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक चैप्टर का पेज लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।